हेलो कक्षा 7 के बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल विद्या निकेतन पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों चलिए हम शुरू करेंगे आज विज्ञान का पाठ 1 पादपों में पोषण। तो पादपों का मतलब होता है बच्चों पेड़ पौधे, और पोषण का मतलब होता है वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक घटक या अवयव या तत्व जिन्हें हम कहते हैं, जिनके द्वारा सभी सजीव बढ़ते हैं, बड़े होते हैं और जिनमें वृद्धि और विकास होता है। तो इस तरह से अगर हम पाठ का नाम देखें तो पादपों में पोषण का मतलब हो गया कि पेड़ पौधों में पोषण, यानी पेड़ पौधों का विकास, कैसे उनमें वृद्धि होती है, कैसे उनमें विकास होता है और कौन कौन से आवश्यक पोषक तत्व उन्हें चाहिए होते हैं इस वृद्धि और विकास के लिए। तो इस पाठ में हम पेड़ पौधे के बढ़ने के बारे में, उनके पोषण विधि को जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं, पादपों में भोजन की अन्य विधियां, जो पोषण की अन्य विधियां होती हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे विषमपोषी परपोषी क्या होते हैं, कीट भक्षी पौधों के बारे में हम पढ़ेंगे, मृत जीवी पौधे कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तथा ये भी पढ़ेंगे कि मिट्टी में जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उनकी पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो आइए हम शुरू करेंगे अपना पाठ और जानेंगे पेड़ पौधों के बारे में। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा, विटामिन और खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के जो ये घटक हैं ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें ही हम पोषक कहते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ सकता है कि हम पोषक किसे कहते हैं। तो आप उत्तर लिखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें ही हम पोषक कहते हैं। तो पोषक किसे कहते हैं, इस प्रश्न का ये उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते और ना ही हमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी ताकि हम अन्य काम भी कर सकें। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी, जितने भी सजीव प्राणी हैं उनमें से कोई भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों पर अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधे सीधे अगर हम कहें तो सीधे सीधे पेड़ से मिलने वाले जो भी भोज्य पदार्थ हैं, जैसे कि चावल, दाल, फल, सब्जी आदि हम प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं और उन्हें ग्रहण करते हैं अपने भोज्य पदार्थों के रूप में। लेकिन परोक्ष रूप से का मतलब है कि जो जीव पेड़ पौधे नहीं खाते हैं बल्कि दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, तो वे क्या करते हैं, जैसे कि शेर है या चीता है या मांस खाने वाले दूसरे जीव भी हैं, वो क्या खाते हैं, वो हिरन या बकरी को मारकर खाते हैं। और वे जो हिरन और बकरी होते हैं वे क्या खा के बड़े होते हैं, वो तो घास या पेड़ पौधों के पत्ते, यानी कि पेड़ पौधे खाकर वो बड़े होते हैं। तो इस प्रकार जो मांसाहारी जीव हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से उन जीवों को खाकर पेड़ पौधों पर ही अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। तो अगर हम कहें कि सभी जीव, जितने भी सजीव हैं इस पृथ्वी पर, सभी पेड़ पौधे पर ही निर्भर हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। पादपों में पोषण की विधि। अब यहाँ देखिए ये बूझो क्या कहता है, बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किस तरह बनाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। इसको हम बाद में पढ़ेंगे और यहाँ हम पहले पढ़ते हैं कि पादपों में पोषण की विधि क्या है। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं, यानी उनके आसपास ही ये सभी चीज़ें, जैसे कि जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जो खनिज लवण है मिट्टी में से, वो सभी अवशोषित करते हैं और उससे अपना भोजन वे स्वयं बनाते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं।
सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग की विधि को ही हम पोषण कहते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है आपका कि पोषण किसे कहते हैं। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की यह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी कि स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण कहलाती है। तो सभी सजीव जो हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। सिर्फ पेड़ पौधे ही ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो स्वपोषी पेड़ पौधे ही कहलाते हैं। तो अगर ये प्रश्न आता है कि स्वपोषण क्या होता है, तो आप लिखेंगे पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो पादप हैं उनमें जो पोषण है वो सजीवों के शारीरिक संरचना, यानी कि जो शारीरिक बनावट होती है, वृद्धि होती है, जो विकास होता है, उनमें सहयोग करते हैं ये पोषक तत्व। पोषक पदार्थों के अभाव में शरीर क्या हो जाता है हमारा, कमजोर व बीमार हो जाता है। ये पोषक तत्व क्षतिग्रस्त भागों को भी ठीक करने में समर्थ प्रदान करते हैं हमारे शरीर को। जैसे कि कभी मान लीजिए चोट लग जाता है या कहीं किसी दुर्घटनावश हमारे शरीर में कोई टूट फूट हो जाती है, तो ये जो पोषक तत्व होते हैं ये हमारे जो शरीर हैं उनमें जो टूट फूट हुई रहती है उनको ठीक करने में हमारे शरीर की मदद करते हैं। इसके अलावा जैव प्रक्रमों, यानी कि खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, ये सभी काम के लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए होती है वो भी इन्हीं पोषक तत्वों के द्वारा हमारे शरीर को मिलती हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ेंगे। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ही ग्रहण करते हैं और वे विषमपोषी कहलाते हैं। तो यहाँ पर मतलब है कि जो पेड़ पौधे जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, और जो इन पेड़ पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो विषमपोषी कहलाते हैं। संश्लेषित का मतलब बनाना होता है। तो जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित, पादपों द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं और वे विषमपोषी कहलाते हैं। पहली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, खनिज लवण से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकते। अब हम कुछ पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्रियां तथा उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर हम जानेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पत्तियां पेड़ पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां इसलिए होती हैं क्योंकि पेड़ पौधों का भोजन पत्तियों में ही बनता है, इसलिए पत्तियों को हम खाद्य फैक्ट्रियां भी कहते हैं और पेड़ पौधों का रसोई घर भी कहते हैं। तो ये प्रश्न अक्सर आता है कि पेड़ पौधों का रसोई घर या खाद्य फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तब आप उत्तर में लिखेंगे कि पेड़ पौधों की खाद्य फैक्ट्री पत्तियों को कहा जाता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। तो भोजन बनाने से संबंधित जितने भी खाद्य पदार्थ से संबंधित जितने भी कच्ची सामग्रियां होती हैं वो सभी पत्तियों तक पहुंचने चाहिए होते हैं, क्योंकि तभी तो पत्तियां भोजन बनाएंगी। जिस प्रकार हमारे घर में जो रसोई घर होता है जहाँ हमारा भोजन बनता है, तो क्या होता है वहाँ पर भोजन बनाने से संबंधित सभी कच्ची सामग्रियाँ जैसे कि आटा, दाल, चावल, सब्जी, मसाले आदि सभी हम रसोई घर तक पहुँचाते हैं। और ठीक इसी तरह से पत्ते जो हैं वो पेड़ पौधों का रसोई घर हैं, तो वहाँ तक भी जिन कच्चे सामग्रियों की ज़रूरत होती है वो वहाँ तक पहुँचने चाहिए होते हैं। तो मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी से खनिज को और जलों को अवशोषित करती हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि जो भोजन बना पेड़ पौधों का जो भोजन बनता है वो इन्हीं जल और खनिजों की सहायता से बनता है। पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे से क्या होते हैं, रंध्र होते हैं,
जो कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। रंध्र यानी छोटी छोटी छेदें जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं। जो तने में जो ये वाहिकाएं होती हैं वो नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। ये वाहिकाएं पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं, जो कि हम अध्याय 11 में पढ़ेंगे आगे। पहली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थ का संश्लेषण कर सकती हैं, बना सकती हैं, परंतु पादप के दूसरे भाग क्यों नहीं बना पाते। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे कि हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पर आपका ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्लोरोफिल क्या होता है या क्लोरोफिल से आप क्या समझते हैं। तो आपका उत्तर होगा कि पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्लोरोफिल कहा जाता है। यहाँ देखिए, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये उसका उत्तर होगा। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करता है और पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। यानी इसी ऊर्जा से पत्तियां क्या करती हैं, खाद्य संश्लेषण यानी भोजन बनाने का काम करती हैं। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो एक प्रश्न आपका यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि खाद्य बनाने, पौधों के खाद्य बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्यों कहा जाता है। क्योंकि जो खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ देखिए, पेड़ पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्यों कहते हैं, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तभी पत्तियों में ये सभी जब मौजूद होते हैं तभी भोजन पत्तियां बनाती हैं। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में ये संचित हो जाती हैं। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो क्या होगा, पत्तियां भोजन नहीं बनाएंगी, और जब भोजन नहीं बनेंगे तो किसी को भी भोजन नहीं मिलेगा। और आपको पता ये भी है कि जब सूर्य के प्रकाश में पत्तियां भोजन बनाती हैं, उस समय क्या होता है, वो उनके जो पत्ते में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उस प्रक्रम में ऑक्सीजन वहाँ से निकलता है, जो कि हम प्राण वायु के रूप में सांस लेते हैं। तो अगर पत्तियां जब भोजन नहीं बनाएंगी और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित नहीं करेंगी तो हमारे लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा और हम कैसे सांस ले पाएंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर ही निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, जो कि चित्र 1.2 में आपको दिखाऊंगी मैं, ये कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से दोनों के मिलाने से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट ये बनाती हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा हम दर्शा सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ मिलकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं ये, और ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है। इस पूरी प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त
होता है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में संचित हो जाती हैं। ये देखिए यहाँ पर है, ये छोटे छोटे जो रंग पत्तियों में पाए जाते हैं वो रंग हैं जिनसे ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं और भोजन बनाने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके वो सूर्य के प्रकाश के साथ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ये देखिए पत्तियां हैं, ये एक पत्ती है जिसमें इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रंग होते हैं जो आप सूर्य की प्रकाश की तरफ अगर पत्तियों को कर देखेंगे तो आपको ये सारे रंग छोटे छोटे नज़र आ जाएंगे। यहाँ हैं ये रंग, देखिए इस तरह से होते हैं। ठीक है, चलिए। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च भी क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। आइए इस चित्र के माध्यम से हम पूरे प्रकाश संश्लेषण को समझेंगे। प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र यहाँ पे देखिए क्या होता है। देखिए सौर ऊर्जा पत्तियों में आती है। पत्तियों में क्या होता है? हरा क्लोरोफिल होता है जो कि सूर्य के प्रकाश का संग्रहण करता है। इसके बाद जड़ों से अवशोषित खनिज और जल तने द्वारा इन पत्तियों तक पहुंचते हैं और वहां से मौजूद सूर्य के प्रकाश की रोशनी जो होती है, संग्रहित सूर्य की रोशनी जो होती है वो साथ ही इन पत्तियों पे उपस्थित जो छोटे छोटे रंग होते हैं वायुमंडल से क्या ले लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, और इसके बाद पत्तियां भोजन बनाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम? प्रकाश संश्लेषण। बूझों ने देखा कि कुछ पादपों में पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की भी होती हैं। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने व हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसे मरुस्थल जहाँ रेगिस्तान है वहाँ पर क्या होता है? पेड़ पौधों में पानी बहुत कम हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा सब पानी क्या होते हैं? भाप बनकर पेड़ पौधों में से उड़ जाते हैं। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपने उन पत्तियों को शल्क अथवा शूल यानी कि कांटे के रूप में रूपांतरित कर लेते हैं, वो बदल लेते हैं उन्हें। ठीक है, तो इन पादपों के जो तने होते हैं वो क्या होते हैं? हरे होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। जैसे कि नागफनी का पौधा है या कैक्टस का पौधा है, ये बहुत कटीले पौधे होते हैं। तो यही क्या करते हैं? इनके जो तने हरे होते हैं यही प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। आपने पढ़ा होगा ना कि रेगिस्तानी भागों में कटीले और झाड़ी वाले पेड़ पौधे क्यों मिलते हैं? वो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि इनके जो तने होते हैं वही पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो तने होते हैं उनको भोजन बनाने का कार्य करते हैं। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात उन्हें ढक देते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे औपंकी यानी काई जैसे पादप देखे होंगे, चकते देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है जिसके कारण ये हरा दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये देखिए रंगीन पत्तियां होती हैं, ये इनमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन क्या होता है कि इनके जो वर्णक होते हैं, इनके जो रंग होते हैं वो क्लोरोफिल को ढक देते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है लेकिन उनके अलावा भी खाद्य संश्लेषण इनमें पादपों में होता है। कैसे? चलिए हम पढ़ेंगे। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन जो कि नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कि कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। पादपों में नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? याद कीजिए,
वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन जो पादप होते हैं इनका अवशोषण इसी रूप में नहीं करते हैं। ये मिट्टी में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो कि गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक या खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन और वसा का संश्लेषण भी करते हैं। चलिए हम जानेंगे कि पादपों में पोषण की अन्य विधियां क्या हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा ये पोषक किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर करते हैं। ये विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। आपको यहाँ दिख रहा होगा एक पेड़ पर पीले रस्सी नुमा कोई संरचना है जो इस पेड़ पर पूरी तरह से आच्छादित है। ठीक है, इसे हम कहते हैं अमर बेल। क्या आपको एक वृक्ष के तने और शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमर बेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं है, इसी कारण इसका रंग क्या है? पीला। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित रहते हैं या चढ़े रहते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमर बेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक तत्वों से ये वंचित कर देते हैं, अतः ये परजीवी कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए, पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं? ये सही में परजीवी ही हैं जो हमारे ऊपर रहते हैं या हमें काटते हैं और हमसे अपना पोषण ये प्राप्त करते हैं। आइए अब आगे हम पढ़ेंगे एक ऐसे पादप के बारे में जो कि कीटभक्षी कहलाता है, यानी कीटों को वो खा जाता है। क्या आपने ऐसे पादप को देखा अथवा उनके बारे में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? क्या ये एक आश्चर्य की बात नहीं? ऐसे पौधे हरे या किसी भी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 में हम नीचे अभी देखेंगे। इनमें क्या होता है? घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना होती है जो वास्तव में उसकी पत्ती का ही रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े के ढक्कन जैसा बन जाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं, रोए जैसी संरचनाएं होती हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, अर्थात अधोमुखी यानी उल्टा रहते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसको रोमों के बीच उनमें फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि कीटभक्षी पादप से आप क्या समझते हैं, किसे कहा जाता है? तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कीटों का भक्षण करने वाले पादप को कीटभक्षी पादप कहते हैं। ठीक है, और इनके दो उदाहरण लिखने होंगे आपको। तो आप वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू कीटभक्षी पादप लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, हम चित्र में देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये कीटभक्षी पादप है। घटपर्णी जिसे हम कहते हैं, घटपर्णी भी इसका नाम होता है। पीचर पादप, इंग्लिश में जो मटका होता है उसको हम क्या कहते हैं? पीचर। तो उसी के नाम पर आधारित इस पौधे का नाम रखा गया है पीचर पादप, यानी मटके के समान पौधा। ये घड़े जैसी इसमें आकृति होती है। यहाँ देखिए ये पत्तियों का ही रूपांतरित रूप होता है। पत्तियों का जो शीर्ष भाग होता है वो ढक्कन की तरह होता है, और देखिए ये पत्तों का ही रूपांतरित रूप है। देखिए आप पत्ते किस तरह से मुड़ के घटपर्णी यानी घड़े की तरह की आकृति ले लेते हैं। और क्या होता है इनका काम कि ये इस तरह से पत्ते मुड़ जाते हैं घड़े के आकार में। इनका जो पत्तों का जो शीर्ष भाग है वो ढक्कन की तरह बन जाता है, और जब भी
कोई कीड़े मकोड़े आते हैं तब क्या होता है, ये ढक्कन बंद हो जाते हैं। इनमें देखिए बहुत से छोटे छोटे रोम होते हैं जो अधोमुखी यानी कि नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं। तो जब भी कोई कीड़े मकोड़े आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, वो इन रोमों के बीच में फंस जाते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ पाचक द्रव्य उपस्थित रहता है इस घटपर्णी पौधे में, जो कि उन कीटों का पाचन कर देता है। इस घटपर्णी पादप की एक खास बात ये है कि इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है जो कि कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और इस तरह से देखिए कीड़े मकोड़े किस तरह यहाँ आकर्षित होते हैं, रोमों के बीच में फंस जाते हैं और यहाँ उपस्थित पाचक रस जो होता है वो उनका पाचन करता है। तो आप देखिए जो कीट भक्षी पादप है ये भी एक तरह से परजीवी है, क्योंकि ये कीटों का भक्षण करके अपना पोषण करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम मृतजीवी पौधों के बारे में पढ़ेंगे कि मृतजीवी पौधे क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, वीडियो को दोबारा देखिए और पाठ को अच्छी तरह समझिए, क्योंकि इनके प्रश्न उत्तर आपको तभी याद होंगे जब आप पाठ को अच्छी तरह से समझ लेंगे। मैं बहुत जल्दी ही आपको इस वीडियो के बाद दूसरा पार्ट इसका बनाऊंगी और उसके बाद क्वेश्चन आंसर बनाकर आपको दूंगी। तब तक आप इसमें जितने भी अभ्यास हैं, अगर आप चाहें अब तक जो पढ़ाया गया उससे जो आपको समझ आया तो उनमें जो रिक्त स्थान वगैरह हैं आप उन्हें भरिए, जब तक मैं आपको दूसरा वीडियो इसके दूसरे भाग को बना कर दूंगी और इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर दूंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए बच्चों, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू एंड बाय।